द वायर में आपका स्वागत है। स्पेशल ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं द वायर का लाइव। कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हमें कुछ देर के लिए अपना ब्रॉडकास्ट रोकना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी खबर और ताज़ा खबर इस वक्त ये है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो एनडीए की, भाजपा की और एनडीए की संयुक्त जो उम्मीदवार थी, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और ये तय हो चुका है कि अब वो भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी। एक महिला होना, एक आदिवासी होना, इस सब को बढ़ चढ़कर भाजपा पेश कर रही है और ज़ाहिर है एक आदिवासी समुदाय के लिए, खासकर जितना पिछड़ा ये समुदाय है, उसके लिए बड़ी बात है कि देश के उच्चतम पद पर एक महिला और एक आदिवासी को जगह मिल रही है। लेकिन साथ-साथ हम ये तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इस सब के पीछे क्या सिर्फ मुखौटे, चाहे हम दलित राष्ट्रपति की बात करें, जिनको भाजपा ने, एनडीए ने राष्ट्रपति के पद पे बिठाया, इसके अलावा अब हम बात करें चाहे आदिवासी राष्ट्रपति की, इस सब के पीछे जो इलेक्टोरल कैलकुलेशंस हैं, जो चुनावी जो गणित है, वो क्या है? क्या वाक़ई सिर्फ़ मुखौटे, सिर्फ़ चेहरे, सिर्फ़ मैस्कॉट्स बना के आगे, क्या दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का उत्थान होगा? क्योंकि हमने जिस तरह से देखा है, पिछले 8 साल में लगातार भाजपा और आरएसएस की जो राजनीति है, हमने पूरे तरीके से देखा है कि चाहे वो किसानों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, इन तमाम लोगों को, अल्पसंख्यकों की बात हो, हाशिए पे फेंकने का काम किया है। तो एक तरफ समुदाय को ज़्यादा अधिकार या बेहतर तरीके से उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं, लेकिन सीधे-सीधे हम देख रहे हैं कि मुखौटे हमारे सामने ज़रूर आ रहे हैं। तो जो अभी फ़िलहाल चुनाव चल रहा है, वोटों की गिनती चल रही है, कुछ ही पलों में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। अब तक जो ताज़ा खबर मिल रही है, वो ये कि 70% से ज़्यादा वोट पा चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अपने आप में एक बड़ा नाम है और उड़ीसा के बैकग्राउंड से वो आती हैं और कई बार ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे काम किए जो कि पहली बार किसी ट्राइबल महिला ने किए। तो तमाम हम उनके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, उनकी पृष्ठभूमि भी बताएँगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो अलग-अलग हिसाब से क्या सिर्फ़ ये एक चुनावी गणित है, जोड़, गुणा, भाग और घटा यही है या फिर वाक़ई कोई उत्थान हो पाएगा। मेरे साथ कई ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसावी कीरो, जो कि ऑथर हैं और झारखंड स्टेट कमीशन की मेंबर रह चुकी हैं। इसके अलावा मेरे साथ दूसरी खास मेहमान मौजूद हैं, रजनी मुर्मू, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोड्डा कॉलेज झारखंड में। मेरे साथ लक्ष्मण यादव मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। हिमांशु कुमार भी कुछ ही पलों में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जाने माने एक्टिविस्ट हैं और आदिवासियों के साथ खासकर उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी, समर्पित कर दी आदिवासियों के साथ काम करने में। और मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद तो मेरे साथ जुड़ गए। मैं बहुत खुश हूँ आज स्वागत करते हुए दो जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, जो उच्च स्तर पर पहुंची हैं और पढ़ा रही हैं लोगों को, एक तरह से मैं कहूंगी कि एक राह को रोशन करने का काम कर रही हैं। दोनों मेरे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वसवी जी और रजनी मुर्मू जी। रजनी जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं तो मैं पहली टिप्पणी आपकी ये जानना चाहूंगी कि देखिए, खुशी तो इस बात की है कि एक महिला उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है, वो भी एक ट्राइबल महिला है। भाजपा और एनडीए भी इसको बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं, लेकिन ये तो एक तस्वीर हुई जो सामने नजर आ रही है। तस्वीर के पीछे की कहानी आप कैसे देख पा रही हैं? जी बिल्कुल। बहुत लोग मतलब खुश हो रहे हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति और वो भी महिला बनी है। तो ये उनको मैं उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह देखती हूँ कि ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है और हम जिस तरह से और लोगों को हम बधाई देते हैं उस तरह से दिया जा सकता है उनको बधाई। लेकिन एक आदिवासी समुदाय की बात करें, पूरे समाज की बात करें तो इसमें समुदाय की, समाज की, आदिवासी समाज की कुछ खास मुझे खुश होने वाली बात या समुदाय को उससे कुछ लाभ मिलेगा या फायदा मिलेगा या कुछ उत्थान होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसका पिछला हमने देखा, इससे पहले दलित राष्ट्रपति बने या मुस्लिम राष्ट्रपति बने, तो उनसे मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को या दलितों को क्या लाभ मिला? कहीं न कहीं उनको कहीं न कहीं हतोत्साहित किया गया। जिस तरह से पिछले जो दलित राष्ट्रपति रहे उन्होंने जिस तरह से अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में प्रेज़ेंट किया, जिस तरह से उनका बिहेवियर था और एक मंदिर से भी उनको वहाँ पे पूजा नहीं करने दिया गया या जिस तरह से झुक के वो प्रणाम करते थे नेताओं को, तो वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति की जो गौरव है, उनका जो सम्मान है, उन्होंने कहीं न कहीं उसको डाउन किया, कम किया। तो यहाँ पे भी वही संभावना दिख रही है कि जो राष्ट्रपति बनेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासियों के प्रति जो छवि है, जो धारणा है, एक तरह से पूरे तरीके से बदलने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत में ही जैसे उनकी तस्वीर आई थी, जब घोषणा की गई थी बीजेपी के द्वारा, उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो झाड़ू लगाते हुए उनको दिखाया गया। बहुत ज़्यादा उस तरह से दिखाया गया।
तो ये जो इस तरह से दिखाना मतलब एक तरह से घोषित करना कि आदिवासी जो होते हैं वो हिंदू होते हैं और आप जानते हैं कि हिंदू इस चीज के लिए आदिवासी इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि वो आदिवासी हिंदू नहीं है और बीजेपी ने एकदम एक झटके में ही दिखा दिया पूरे देश को पूरे विश्व को कि आदिवासी हिंदू है और इस तरह से वो पूजा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो एक तरह से आदिवासियों का जो पूरा अस्तित्व है उसकी पहचान को ही बदलने की कोशिश मुझे पहली बार ही ये दिख रही। तो आगे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लाभ मिलेगा आदिवासियों को इससे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी कि एक तरफ बधाई उनको कि उनकी व्यक्तिगत तरीके से उनको एक एक ऊंचा पद मिला है, तो वो बधाई के हकदार हैं, लेकिन किस तरीके से उनके जरिए एक तरह से ट्राइबल जो आइडेंटिटी है उसको हथिया लेना, अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोप्रिएट कर लेना, अपने हिसाब से बना लेना जैसा है। तो क्या जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको, और खासकर इत्तेफाक देखिए कि आप उनकी हम नाम भी हैं, आपका जो सरनेम है सेम बिल्कुल एक ही सरनेम है दोनों का। मेरे साथ डॉक्टर वसवी कीरो भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी मैं उनकी राय जानूंगी, लेकिन उससे पहले अजय एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिलचस्प तरीके से रजनी जी ने अपनी बात रखी है। वो कह रही है कि व्यक्तिगत उनके लिए ये एक अच्छी बात है, एक बड़ा पड़ाव है, लेकिन वो उसे समुदाय से जोड़कर नहीं देखती हैं, बल्कि एक जिस तरह की तस्वीर उनकी बड़ी ही सैनिटाइज तरीके से, बहुत ही जो क्या मैं कहूँगी डिजाइन करके जो आगे रखी है, वो क्या बनाने की एक कोशिश हो रही है। जी, थैंक यू आरफा ये सवाल पूछने के लिए। लेकिन जो मैं जिस तरीके से बीजेपी की ये राजनीति को पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, उसमें मैं ये सिर्फ इसको पहली पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट तो बनी, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसमें सिर्फ ये जो बीजेपी हर चीज इलेक्टोरल, आपने शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन में भी किया कि इलेक्टोरल कैलकुलेशंस को लेकर करती है, और उसी के तहत रामनाथ कोविंद जो हैं वो उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अभी द्रौपदी मुर्मू को बनाया जा रहा है अगले साल छत्तीसगढ़ और कई सारे जो ट्राइबल ओडिशा हुआ, या जब आने वाले चुनावों में वो फायदा लेना चाहेगी। और उसी तरीके से ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसमें बीजेपी पिछले कई सालों से बाकी सारे राजनीतिक दलों से काफी ज्यादा आगे है। चाहे वो आप रामनाथ कोविंद को ले ले, या अभी जगदीप धानकर को बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी की तरीके से बनाया गया है। जब राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ जाट समुदाय जो है वो 15% है, और साथ में ही जाट किसान जो हरियाणा में थे और वेस्टर्न यूपी में जो फार्मर्स एजिटेशन के दौरान बीजेपी से भिन्न हो गए थे और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया था, उन पे भी ये लोग जो पॉजिटिव आउटरीच का जो प्रोग्राम है उसमें करने में हमेशा सफल होते हैं। और सिर्फ इन्हीं हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस में ही नहीं, बल्कि जहाँ पे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, और अब आदिवासी भी हो, वो सिर्फ ये जो पद्म अवार्ड्स होते हैं उनमें भी जो आम आदमी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, उनके कार्यकाल को बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक एक्नॉलेजमेंट दिया है, ये किया है। तो सवाल मेरा, और अगर कोई दूसरी पार्टी ने ये नहीं किया तो उसके लिए बीजेपी को तो फॉल्ट नहीं कर सकते हैं। बीजेपी लगातार ये जो है अपना जो पॉलिटिकल आउटरीच प्रोग्राम है, जिन कम्युनिटीज का समर्थन बीजेपी को ट्रेडिशनली नहीं मिला है, उन पे वो आगे जाकर उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। ये एक डॉग्ड पॉलिटिकल वर्क है जो कि बीजेपी की उसमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन साथ में सरकार का आप प्रदर्शन देखिए कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस में, लेकिन उनके लाइफ में क्या कोई सब्सटेंटिव चेंजेस लाने में वो सक्सेसफुल हुई है? वो उसका सीधा सीधा जो जवाब है वो नहीं है। एक तरीके से बीजेपी ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को कहना चाह रही है कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम आपको आपके समुदाय से किसी इंसान को प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स में, उसके बदले आपको हमें वोट करना होगा, और अपने जो जस्टिस के डिमांड्स है उसको आप परे हटकर देखिए। एक तरीके से ये पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन का काम है कि आप हमारी तरफ आइए, ये जी एक हो रहा है। लेकिन आप जी साथ अजय, में मैं एक दो, मैं दो बातचीत में दोबारा आपके पास आती हूँ। आपने पहला जी पॉइंट अपना रखा है, डॉक्टर वसावी कीरो से मैं उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। बहुत अहम है कि वो किस तरह से देख रही हैं
डॉक्टर वैसा भी देखिए कि मैं देख रही हूँ अलग-अलग जगहों पर न्यूज़ साइट्स पर कि किस तरह से इसको कवर किया जा रहा है। अभी रजनी मुर्मू ने जिस तरह से इसको रखा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो नज़रिया मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। मुझे जो देखने को मिल रहा है वो ये कि देखिए आदिवासियों के गाँव में खुशी का माहौल है, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आदिवासी महिलाएँ नाच रही हैं। ये तो समझ में आता है कि उड़ीसा के उस गाँव में जहाँ से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, चलिए उस गाँव के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ को रख दें, आज का दिन कम से कम बड़ा है। लेकिन क्या हर जगह आदिवासी समाज में इसको लेकर खुशी मनाई जा रही है? क्या आप ज़मीन पर देख रहे हैं? और आप खुद क्या सोचती हैं? बहुत धन्यवाद आरव, आपने हमें इस वार्तालाप के लिए बुलाया। देखिए, मेरी जो समझ बन रही है और जो चीज़ें पिछले कई सालों में उभर कर आई हैं हमारे देश में, मैं मानती हूँ कि 75 सालों में पहली बार ऐसा ज़रूर हुआ है कि एक आदिवासी और महिला को राष्ट्रपति का स्थान मिला है। और इस बात की तो निश्चित तौर पर प्रशंसा की जानी ही चाहिए, क्योंकि ये अवसर पहले आदिवासी को नहीं मिला। हम कहते हैं कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डेमोक्रेसी है इस देश में, लेकिन इतना विलंब क्यों हुआ एक आदिवासी को इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंचने के लिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, राष्ट्रपति का पद जो होता है वो संवैधानिक रूप से एक अलंकरण का पद है, और इसके जो प्राथमिक दायित्व होते हैं वो है कि भारत के संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा करना। मैं मानती हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में जो हमारे झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, मैडम द्रौपदी मुर्मू जी के सर में मुझे लगता है कांटों का ताज है, क्योंकि जो ट्राइबल इंडिया है, आदिवासी भारत है, वो अभी भी अनसीन है, अनसीन इंडिया है। जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं या दिखाई जा रही हैं, हकीकत वो नहीं है। भारत सरकार की, जैसे मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट का ज़िक्र करना चाहूँगी। 2016 में जो नई सरकार बनी 2014 में, और नई सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने पूरे आदिवासी भारत की पोल खोल कर रख दी है। चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो या शिक्षा का सवाल हो। ये संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि आदिवासी भारत में, ट्राइबल इंडिया में, लगभग 70% वीमेन, ट्राइबल वीमेन एनीमिक हैं। आदिवासी बच्चे कुपोषित हैं। 112% बच्चे ऐसे हैं जो 5 इयर्स अपना 5वां बर्थडे नहीं मना पाते। मैं बोल रही हूँ कि जो मीडिया में जो इश्यूज आते हैं वो ठीक है, अपने अपने ओपिनियंस की राइट सबको है, लेकिन अदेखा भारत, जो भारत के आदिवासी भारत की जो हालात हैं, उस पर अभी भी सही मायने में रोशनी नहीं पड़ पाई है। और मैं ऐसा समझ रही हूँ, और मैं सोचती हूँ कि अगर एक राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने पर भारत के आदिवासी इलाके की जो तस्वीर है, जो पिछड़ापन है, जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है, इन सब चीज़ों पे रोशनी पड़ेगी। आप देखिए कि ट्राइबल कम्युनिटी पर को लेकर जो अभी डाटाज पिछले दिनों से आ रहे हैं, अलग मंत्रालय बना, ट्राइबल मिनिस्ट्री बना, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, लेकिन जो अलग से जो डिसएग्रीगेटेड डाटाज आ रहे हैं, उसने एक पिछड़े भारत का जो तस्वीर प्रस्तुत किया है, वो पिछड़ा भारत, ट्राइबल भारत ही है, आदिवासी भारत ही है। 75-70 सालों में भारत के दूसरे इलाके बहुत विकसित हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी और दूसरे नागरिक अधिकारों के सवाल पे, एजुकेशन के सवाल पे, हेल्थ पर बहुत कुछ मिला है। आज देखिए जो फिगर्स हैं, 34% ट्राइबल वीमेन लिटरेट नहीं है, जो फिगर्स हैं। 50% भी आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाई हैं। ये सब बड़े चैलेंजेस हैं। जो पूरा ट्राइबल इंडिया है वो, मैं बोलती हूँ, मैम इंडिया है। मैम मतलब माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और मलेरिया का इंडिया है। पूरे इलाके में माल न्यूट्रिशन के फिगर्स हैं, बहुत हाई हैं। एनीमिया के बहुत फिगर्स है, हाई हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। 10 साल में 15 लाख लोग मलेरिया से मर जाते हैं। अभी जो नोवेल कोरोना वायरस आया, कोविड-19, उसमें काफ़ी लोग हमारे अभी भी चल रहा है, मर रहे हैं लोग। 5 लाख 6 लाख लोग लगभग मरे होंगे। जी। पूरे ट्राइबल इंडिया में हर साल मलेरिया से 1.5 से 2 लाख लोग मरते हैं।
और मीडिया में खबर नहीं बनती ट्राइबल इंडिया की, आदिवासी भारत की जो चीज़ें निकल कर आनी चाहिए वो 70-75 सालों में बहुत 1% चीज़ें निकल कर आई हैं। आदिवासी को समझना, आदिवासी इलाके को समझना, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को समझना, ये सब चीज़ें अभी नहीं हो पाई हैं बहुत कायदे से। जो बहुत थोड़े गहरी बात बहुत प्रयास हो रहे हैं, अब देखिए जो मेनस्ट्रीमिंग, जो कम्युनिटी के लोग मेनस्ट्रीमिंग हुए हैं, उन्हीं की वजह से कुछ चीज़ें ऊपर आई हैं। बिल्कुल, आप सही बात कह रही हैं और मुझे लगता है कि इस पर एक अलग से कार्यक्रम होना चाहिए। आप जैसी बातें कह रही हैं, ना तो उसमें कोई ग्लैमर है, ना ही उसमें कोई रंग-रोगन है। आप बात कर रही हैं महिलाओं की, उनमें खून की कमी, उनमें कुपोषण, ये तो मुझे नहीं लगता कि इस सदी में तो कम से कम हमारी हेडलाइंस का हिस्सा बन पाएँगी। हमारी का मतलब मुख्य धारा की मीडिया की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ज़रूर आज का मौका इस बात की ज़रूर दावत देता है कि हम आदिवासी महिलाओं पर ख़ासकर एक कार्यक्रम करें और जैसे आपने कि उनके स्वास्थ्य के को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके सामाजिक हालात को लेकर। अभी फ़िलहाल खबर ये आ रही है कि दूसरे राउंड में अभी तक 1138 वोटों की गिनती हो चुकी है और जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर उसके हिसाब से हम देखा जाए तो उसका मूल्य 1,49,575 है और इस राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिल चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा उनकी वैल्यू है और यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले हैं, 44,000 से ज़्यादा उनकी वैल्यू है। यानी आप सोचिए कि कोई एक तरह से मुकाबला ही नहीं है। ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा थी, ऐसा कॉम्पिटिशन था, जिसका रिज़ल्ट हमें पहले से ही मालूम था। लक्ष्मण जी, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि इतने गंभीर सवाल, ये 2 बहुत ही उच्च पदों पर पहुँची, जो पहुँच सकी महिलाएँ, आदिवासी महिलाएँ, ये हमारे सामने बता रही हैं, हमारे मुँह पर वो सवाल हमें दिख रहे हैं जो हमने नहीं उठाए या मीडिया ने नहीं उठाए। आज इन सवालों को सबको एक तरह से दबाकर, एक तरह से अलंकारित किया जा रहा है उस पद पर एक आदिवासी महिला को। लेकिन इसके साथ-साथ क्या इस बात से हम इनकार करें कि ये काम भी मोदी सरकार को करना था, भाजपा और एनडीए को करना था। सेक्युलर पार्टियों ने इतने सालों में इस बारे में भी नहीं सोचा। जी, शुक्रिया अरफा इस बातचीत में शामिल करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूँगा द्रौपदी मुर्मू जी को कि वो इस देश के 75 साल बाद अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान पहली आदिवासी महिला के तौर पर राष्ट्रपति बनी हैं और ये देश के लिए बड़ी बात है। जब आप कहते हैं कि राष्ट्र में सबकी हिस्सेदारी है, सब लोग उसमें शामिल हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि एक आदिवासी महिला इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। लेकिन इसके साथ ही इस बहस में, इस बातचीत में ये दूसरा पहलू भी सामने आ ही गया और बहुत खूबसूरत बात जहां से हमारे पूर्व के वक्ता ने कही, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर जैसे एक 2014 में एक ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश को मिले, जिनकी जाति भी किसी ने नहीं पूछी थी, उन्होंने खुद चुनावी भाषण में कहा। 2017 में आकर के एक दलित राष्ट्रपति बने, क्योंकि दलित तो पहले भी बन चुके थे, के आर नारायणन, लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के जाति नहीं बताई गई थी। उस गलती को भी ठीक किया गया इस बार और बाकायदे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी जाति बताई कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया है। ये मौका फिर से आया है एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने का। मुझे नहीं लगता कि फिर किसी ने जाति पूछी होगी, लेकिन पहले दिन से ये प्रचार चल रहा है कि जो काम अब तक नहीं हुआ, देखिए हम आदिवासी तबके से एक व्यक्ति को ले आ रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया, बौद्धिक जगत बाकायदे उनकी जातियां बता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जाति का विनाश करने वाले 90% लोग इस देश में ये सवाल उठाते थे कि जाति के आधार पर हमें, हमारा शोषण हुआ, हमें बराबरी चाहिए, तो उन्हें जातिवादी कहा गया और आज ये उनकी जातियां कौन बता रहा है? नंबर एक। नंबर दो बात ये कि वैयक्तिक उपलब्धि होना एक मुख्तलिफ बात है। मैं बिल्कुल रेफरेंस ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रपति पद एक प्रतीक है, इस राष्ट्रपति पद का कार्य बहुत सीमित है, एक ऐसा चेहरा है जिसको बहुत सबसे ऊपरी पायदान पर रख करके हम एक प्रतीकात्मक तवज्जो देते हैं। निर्णय लेने का अधिकार तो इस देश में प्रधानमंत्री के पद के पास है, लेकिन फिर भी क्या इस देश में अब तक किसी भी सत्ताधारी दल को यह नहीं समझ में आया कि यह काम उन्हें भी तो किया जा सकता था, जो आपके सवाल में शामिल था? अरफा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय अगर कहा जाए तो सबसे अच्छा सामाजिक न्याय भाजपा कर रही है। वो कैबिनेट के मंत्री भी बनाती है तो जातियां बताती है, बड़े बड़े पोस्टर लगा के कि 12 दलित 27 ओबीसी मिनिस्टर बनाए हैं, और ये वो लोग करते हैं जो जाति के नाम पर बात नहीं करते और जाति जनगणना की तो बात ही नहीं करते। उसके बाद जाति को लेकर के जितने भी काम हुए सामाजिक न्याय के लिहाज से,
वो बीजेपी कर रही है। लेकिन यही नरेशन बनाने के पीछे जब मैं इसे काउंटर कर रहा हूं तो मेरा सवाल होता है, अगर मोदी जी ओबीसी होने का क्लेम करते हैं तो अब तक के 8 साल के अपने कार्यकाल में एक बार भी मंडल कमीशन का जिक्र क्यों नहीं किया? निजीकरण करते जा रहे हैं। ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल इस समय जाति जनगणना का सवाल है, मोदी जी ने उस पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? जो दलित होने का सबसे बड़े सवाल थे, SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हुई थी, 2018 में उसके लिए आंदोलन हुआ, राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, एक लफ्ज क्यों नहीं बोले? हाथरस से लेकर के तमाम काम हुए, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। बेसिकली बीजेपी का सामाजिक न्याय ये है कि आपकी जाति के व्यक्ति को आगे करके ये कहा जा रहा है कि आप हमें वोट दो, लेकिन जो एजेंडा होता है उस पूरे समुदाय का, उसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, उस समुदाय के एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसलिए जो आदिवासियों के सवाल हैं, मसलन इन सवालों में हम अगर कहें जल जंगल जमीन बचाने का सवाल, अंबानी और अडानी को खनिज देने का सवाल, और दूर क्यों जाएं आरफा जी, अभी घोषणा हुई थी कि द्रौपदी मुर्मू जी कैंडिडेट होंगी, और अनुसूची 5 के द्वारा जो संरक्षित है ग्राम पंचायत अधिनियम के जरिए आदिवासी इलाके, उनमें संशोधन का बिल कौन पास किया कि अब ग्राम पंचायत की सहमति के बिना, आदिवासियों की सहमति के बिना उनकी जमीन ले ली जाएगी। सामाजिक न्याय जो बीजेपी कर रही है वो ये कर रही है कि जैसे रामनाथ कोविंद को आगे करके दलितों के खिलाफ सारे काम किए गए, वैसे ही आदिवासी महिला को आगे किया जाएगा। और पीछे क्या किया जाएगा, जो जल जंगल जमीन का सवाल है, जिसे अंबानी और अडानी के हाथों बेचा जाना है, उसे बड़ी आसानी से बेचा जाएगा। और अगर आदिवासी लड़ेंगे, विरोध करेंगे, तो उन्हें यह कहा जाएगा कि 75 साल बाद पहली बार हमने आपको पहली महिला आदिवासी दिया था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एजेंडा फोकस होना चाहिए। जाति के नाम पर आप किसी को आगे कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति की उपलब्धि हो सकती है। इसी बात से सहमति जताते हुए मैं कह रहा हूं, एजेंडा ओरिएंटेड अगर सोशल जस्टिस नहीं है तो असल में ये सोशल जस्टिस नहीं, ये खतरनाक है। क्योंकि गांव के लोगों को ये बात समझा देंगे, बनवासी कहने वाले लोग, आदिवासी पहचान की लड़ाई है, वो अलग धर्म कोड की मांग करते हैं, सरना धर्म कोड की मांग, और वहां आप बनवासी आदिवासी अस्मिता में हिंदू अस्मिता, और उसके बाद ये सारा काम होगा। मुझे लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए, ये गंभीर बहस है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति बनकर के जो स्टैंड राजेंद्र प्रसाद ने लिया कि मैं जाऊंगा सोमनाथ मंदिर, नेहरू कहते रह गए कि नहीं ये अब सबसे बड़े पद पर है मत जाइए, फिर भी गए, वो अपने तरह का स्टैंड था। बनारस में जाकर के बच्चों के, ब्राह्मणों के पैर धोए राष्ट्रपति ने, देश के पहले राष्ट्रपति ने स्टैंड लिया, वो अपने तरह का स्टैंड था। दूसरा स्टैंड लिया था ज्ञानी जैल सिंह ने और KR नारायणन ने, वो अलग किस्म का स्टैंड था। लिया था द्रौपदी मुर्मू ने छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को रोका। लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू के सामने अगर कोई फाइल आएगी कि हम आदिवासी इलाकों को, जल जंगल जमीन को अंबानी और अडानी के हाथों बेचेंगे, क्या उस पर वो साइन कर पाएंगी या उसे रोक पाएंगी? चुनौती और इम्तिहान इस बात का है। ये मेरी टिप्पणी इस पे। बहुत बड़ी। इससे पहले कि मैं रजनी मुर्मू जी की तरफ जाऊं और उनसे पूछूं कि आखिर चारा क्या है। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष तथाकथित पार्टियां हैं, एक तरफ वो पार्टियां हैं जो कि सामाजिक न्याय की बात करती हैं, और जमीन पर उतर के देखिए तो सिर्फ कागज पे उनके सिर्फ एजेंडे में, उनके सिर्फ नारों में सामाजिक न्याय नजर आता है, और सीधे उसका फायदा सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि मैं कहूंगी मक्कार राजनीति जिस तरह से भाजपा और संघ की हम देख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एजेंडे से बिल्कुल बाहर हैं, सिर्फ चेहरा हमें सामने नजर आ रहा है, मुखौटा नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं इस बात को भी यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कैसे भाजपा, जो देश की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि उसकी पार्टी में ना कोई मुस्लिम MP है, ना कोई मुस्लिम MLA है, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सियासी तस्वीर से मुसलमान को पूरे तरीके से बाहर करके सबसे बड़े देश के ओहदे पर जब एक ट्राइबल वुमन को बिठा रहे हैं, रजनी जी, क्या इसमें भी कोई संदेश है कि देखिए हम जातियों को साथ में शामिल कर रहे हैं, हमसे सवाल ना पूछा जाए, मुसलमान को पूरी तरीके से बाहर? मैं तो कहती हूँ कि नाम नेहात के जो मुसलमान थे, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं मुसलमानों के लिए, बल्कि वो भी नरेंद्र मोदी के एजेंडे को भी बाहर से आगे रख रहे थे, क्या आपको लगता है इसमें भी कुछ देख पा रही हैं आप ये कॉन्ट्रास्ट? देखिए, लक्ष्मण जी ने अभी कहा कि CNT एक्ट को उन्होंने वापस किया, संशोधन बिल को,
तो वो भी वो लोग झूठ फैला रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं वापस लेना है, लेकिन सच बात नहीं है। बहुत ही उग्र आंदोलन हुए थे झारखंड में और हिंसक आंदोलन भी हुए थे, बहुत नाराजगी चली थी लोगों के बीच में। और ये सरकार का ही फैसला था कि नेगेटिव चला जाएगा सारा माहौल, इसलिए उन्होंने ये जो संशोधन है सीएनटी एक्ट का जमीन का, उन्होंने वापस लिया। और अभी देखिए आप इधर झारखंड में ही देख लीजिए, या हिमांशु कुमार के साथ अभी आप देख लीजिए, जो आदिवासियों के साथ काम करते हैं, रुपेश कुमार सिंह, जो आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हैं बहुत ही उग्रता के साथ। एक तरफ इधर राष्ट्रपति का बधाई लोग दे रहे हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति, और उधर ऐसे लोगों को जो आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हैं, उनके जंगल जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, उनको ये लोग जेलों में डालने की सारी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। तो एक तरह से इन लोगों के जो पक्ष में जो माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। लोग खुश हो रहे हैं। मुझे देख के ये बहुत दुख हो रहा है कि जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार में नहीं आए। वो समझते हैं कि बीजेपी जो है किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है पूरे देश को, या आदिवासियों को, या दलितों को। इसके बावजूद वो खुशी मना रहे हैं अभी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही है, बेहद खुशी उनको महसूस हो रही है, और इस तरह से वो डाल रहे हैं लोगों के दिमाग में। तो ये बहुत ही भयानक बात है हमारे लिए, आदिवासियों के लिए, कि सारे जो मुद्दे हैं, आदिवासियों की समस्याएं हैं, जिस तरह से शोषण और दमन हो रहा है आदिवासियों के साथ, उन सारे मुद्दों से जिस तरह से हटा के ये एक तरह से हम लोग जो कहते हैं ना कि महिमा मंडन जो हम लोग करते हैं, औरतों का जो करते हैं कि औरतें जो देवी होती है, हिंदू जो कट्टर हिंदू कहते हैं कि औरतें देवी होती है, तो देवी करके हम लोग पूजा करते हैं, और घर में जो साधारण औरतें होती है, आम औरतें होती है, उनकी हम लोग पिटाई करते रहते हैं। उनके साथ जो हिंसा होती है, जो दुर्व्यवहार होता है उनके साथ, उस पर हम लोग कम डिस्कस करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि आदिवासियों का आप इधर पीठ पीछे आप दोहन करो, शोषण करो पीठ पीछे क्या सामने ही, और इधर आप लोगों को एकदम उन्मादी बना दो, वो एकदम से खुशी से पागल हो रहे हैं। वैसे लोग भी जो बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष जो है इसकी बहुत ज्यादा मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, कि जिस तरह से बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है, लोगों के माइंड के साथ खेल रही है। विपक्ष इस मामले में बहुत ही मतलब ठीक से काम नहीं कर रही है। उनको भी कोई आदिवासी रख देना चाहिए था, भले वो ना जीते, आदिवासी उम्मीदवार रख लेना चाहिए था। तो यही बात है। तो मैं कुछ ऐसे लोगों से बातचीत कर कार्यक्रम में आने से पहले, जिन्होंने आपके अलावा भी जिनको मैं मेहमान बनाकर यहाँ पे, वो अलग बात है, इसके अलावा उनका ये कहना था कि खासकर मैं विद्या भूषण रावत जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी बात मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, बहस में वो नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए इसी बात को सामने रखकर भाजपा ये भी कहेगी कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग एलीट लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जो पहले से ही मंत्री रहा, उस तरह के परिवार से आया, लेकिन भाजपा के पास इस तरह के चेहरे हैं जो कमजोर समुदाय से आते हैं। दोनों तीनों मेहमान जो जिनसे मैंने बातचीत की, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना था कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन रजनी मुर्मू जो कह रही है कि विपक्ष के पास, या वो लोग भी जो समझते हैं कि भाजपा की राजनीति खासकर पिछड़ों के मद्देनजर, खासकर उन लोगों के मद्देनजर जो कि संविधान के हाशिए पे पहले से ही भारतीय लोकतंत्र के हाशिए पे पड़े हुए थे, उनके लिए बेहतर नहीं है। अजय, मुझे बताइए कि कैसे जो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो बार बार कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है वो भाजपा आरएसएस जीत रहे हैं, और अब भी हम ये देखें कि राष्ट्रपति पद पर, इतने बड़े पद पर एक व्यक्ति को बिठाकर रजनी मुर्मू कह रही हैं कि वो लोग भी जो राजनीतिक रूप से विरोधी हैं भाजपा के, वो भी खुशी मना रहे हैं, और खुशी का वक्त है। जी, अभी लक्ष्मण जी ने भी ये कहा कि भाजपा कुछ भी करती है तो उसका बहुत ज्यादा प्रचार करती है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हालांकि तो लेकिन भाजपा ने ये एक परसेप्शन क्रिएट करने में तो सफल हुई है कि वो कांग्रेस से अलग है। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम खोज करना है, तो किसी भी पुराने सरकार से अगर भाजपा को, अगर मतलब यूपीए 2 और यूपीए 1 से भाजपा को अगर हम उससे कंपेयर करें, भाजपा के मोदी की सरकार को, तो दो तरीके से ही देख सकते हैं। एक चेंज की तरीके से देख सकते हैं, एक कंटिन्यूटी की तरीके से देख सकते हैं। भाजपा का पूरा फोकस जो है वो चेंज पर है कि हमने किस तरीके से कुछ व्यक्तियों को ऊपर बैठाया मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से। लेकिन मैं जो पूरा अगर देख रहा हूँ, पूरा अगर होलिस्टिक पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें पूरी कंटिन्यूटी है। एक तरीके से पूरी तरीके से जो पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था छत्तीसगढ़ में, उसका नाम बदल के ऑपरेशन समाधान प्रहार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अब पिछले जब लॉकडाउन है, सारा घर बंद था,
सारे घर बनते, सारे बाजार बनते, तो वहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में रोड बनाए जा रहे थे। और पिछले 5 सालों में 60 से ज्यादा मिलिट्री कैंप वहां पर शुरू हो गए हैं बस्तर में। तो जिस तरीके से सारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी आदिवासियों को का दमन किया था, और इनके टाइम पे और ज्यादा वो और अग्रेसिव फॉर्म में हो आ रहा है, क्योंकि इनका निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ ज्यादा झुकाव है। ये ज्यादा खनिज माइन करना चाहते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है उनको मिलिटराइज किया जा रहा है पूरी तरीके से, वहां पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस का वहां पर कैंप बनाकर दमन किया जा रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, आदिवासियों का क्या सवाल है। किसी भी आदिवासी से आप बात करेंगे जहां वो रहते हैं, तो उनके 2 सवाल है, एक है जस्टिस का सवाल और एक डिग्निटी का सवाल। इन दोनों जगहों में कहां पर भाजपा ने आज तक कुछ काम किया? अभी वसावी जी ने आपको सारे आंकड़े तो गिना दिए कि क्या क्या हालत है। और दोनों डिग्निटी और इनका देखिए, और जो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इन दोनों की सरकारों से लड़ने वाले जो लोग थे, चाहे वो स्टैन स्वामी हो जो कि जेल में, उनको वो जो आदिवासियों के बीच में काम करते थे वो जेल में मर गए। सुधा भारद्वाज थी जो कि आदिवासियों का जो के दमन के खिलाफ केस उनका लेती थी, वो जेल में है आज। सुरेंद्र गडलिंग है, वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में आदिवासियों के बीच में काम करते थे, वो आज यूएपीए के अंदर जेल में है। हाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं, और जितने भी आप देख लीजिए आदिवासियों की जो आवाज है उठाता रहा है, वो आज सारे जेल में है। और सारा इनका जो, और इन्होंने क्या किया, भाजपा अभी सबसे ज्यादा भाजपा की सरकारें सारे स्टेट्स में है। कितने इनसे पूछना चाहिए कि कितने ऐसे स्टेट्स है जहां पर पैसा जो कानून है, जहां ग्राम सभा को हक दिया जाता है, उनको अधिकार मिले हैं? एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा है एक ऐसा कानून है जिसमें सरकारों को निजीकरण करने को से रोकेगा वो। और उसी की वजह से आज 1 साल से ज्यादा 45,000 जो वहां पे से ज्यादा लोग 16 वहां पे जो विभाग है उनके आदिवासी सिलगर में 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं कि पैसा कानून लागू हो। फिर आप देख लीजिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कांग्रेस लेकर आई थी कि उनको पट्टा मिलेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं किया। ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अमेंड करके उसको और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। साथ में माइंस एंड मिनरल्स बिल जो कांग्रेस लेकर आई थी कि हम आदिवासी एरियाज में खनिज का माइनिंग करेंगे, उसको उसको आदिवासी मूवमेंट करके उसको बहुत हद तक रोका गया। लेकिन अभी देखिए, ये हसदेव अरंद हो, बस्तर हो, वहां पे रोड कनेक्टिविटी, तो आदिवासी तो कार वहां पर नहीं चला रहे हैं। वो तो इतनी दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें स्कूल चाहिए, उन्हें विद्यालय चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि मलेरिया से वो मर जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए रोड बनाया, वो क्या भाजपा ये क्लेम कर रही है कि हम रोड बना रहे हैं। वहां पर रोड किन के लिए बन रहा है? रोड एक माइन से दूसरे माइन को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, और मिलिट्री मूवमेंट बढ़ाने के लिए वहां पे किया जा रहा है। तो जो आदिवासियों को चाहिए, जो जस्टिस और डिग्निटी, वो उनको नहीं देकर इस तरीके से हमारा ध्यान भटकाने के लिए, कभी द्रौपदी मुर्मू जो कि बीजेपी के लगातार बीजेपी की ही मेंबर रही है, रामनाथ कोविंद बीजेपी के ही मेंबर रहे हैं लगातार, कोई एक आदिवासी समुदाय की जो आवाज उठाता हुआ व्यक्ति को वो ऊपर नहीं बढ़ा रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू से जितना एक ऑप्टिक्स है कि वो आदिवासी समुदाय के बीच में देना चाह रहे हैं, लेकिन हमें द्रौपदी मुर्मू से भी ये सवाल पूछना होगा कि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए क्या किया। रामनाथ कोविंद से भी हमें ये पूछना होगा कि दलित समुदायों के बीच में जाके उन्होंने क्या किया। ये उनके पास जवाब होने चाहिए। अब जब वो सारा ये ऑफिसेस में आ रहे हैं, तो ये सारे सवाल द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद को भी करना चाहिए। अब तो रामनाथ कोविंद से कर सकते हैं हम ये सवाल। तो प्रॉब्लम है सब्सटैंटिव चेंजेस का, वो कहीं नहीं हो रहा। डॉक्टर वसावी को मैं लेना चाहती हूँ, बहस में वापस बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर वसावी, ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखा जाए, भाजपा कहती है कि भाई देखिए, हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते, देखिए हम जातियों की राजनीति भी नहीं करते, हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है वो ट्राइबल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ट्राइबल्स की, और अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखें, कानून के हिसाब से भी देखें, तो वो सबकी राष्ट्रपति होंगी। लेकिन आप एक ट्राइबल महिला होने के नाते क्या कहना चाहती हैं? आपकी उम्मीद क्या है कि एक ट्राइबल महिला पहली राष्ट्रपति बन रही है? कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं कि चलिए ये इलेक्टोरल कैलकुलेशन ये काम है, बुद्धिजीवी और पत्रकार और इस पूरी सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा होने के नाते, कि हम भी जो हमारे चुने हुए लोग हैं,
जो उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनके ऊपर दबाव बना के रखें कि वो बेहतर काम करें? आपकी क्या मांगे होंगी? आपने बहुत सही कहा अरफा जी कि ऊपर जो बैठे लोग हैं, दलितों के भी बहुत सवाल उठते हैं और उनके सवाल बड़े संगठित तरीके से उठते हैं और आदिवासियों के सवाल बड़े संगठित तरीके से नहीं उठ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आदिवासियों को बड़े पदों पे पहुंचाने का, और अगर कैलकुलेशन करें तो आप देखिएगा कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा एमपी और एमएलए, आदिवासी एमपी और एमएलए भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनको अच्छी जगह भी मिल रही है। जैसे छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी ट्राइबल विमेन है, अनुसुईया उइके मैडम, इनको जगह दे रही है बीजेपी। पिछले 70 सालों में 60 साल 50 साल कांग्रेस ने राजनीति की, लेकिन पिछले 2 दशकों से ये बात उठ रही थी और ये सवाल उठा रहे थे हम लोग कि भई आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं? एक सिंबॉलिकली ही चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं प्रतीकात्मक तौर पर, लेकिन वो जगह आदिवासी को मिल नहीं सकी। देखिए, उम्मीद की बहुत बात है और बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं उनसे दबाव दे के काम कराने की बात है। दबाव की क्या बात है? देखिए, भारत का संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, 20 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जो ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट की बात करता है, आदिवासियों की उत्थान, विकास और कल्याण की बात करता है। अगर मैडम द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हो रही हैं, अभी शायद 5-10 मिनट में डिक्लेयर होगा, उनका अनाउंसमेंट होगा, तो उनका ये दायित्व बनता है कि भई कम से कम जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं आदिवासियों के, वो सुनिश्चित कराए जाने चाहिए। वो हमारे यहाँ गवर्नर थी, अच्छी वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो वही एक सीएनटी एक्ट वाला मामला था जो काफी प्रेशर के बाद उन्होंने वापस लिया था। कुछ मसले उन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए मीटिंग्स बहुत अच्छी किया। बहुत महिला होने के नाते जो ममतामयी और करुणामयी उनका रुख रहा है वो भी हम लोगों ने देखा है झारखंड में। एक नक्सली बेल्ट में एक विकलांग औरत के साथ में किसी नक्सली ने रेप किया था और उससे बच्चे पैदा हुए थे। तो वो बच्चे को उन्होंने अपने राजभवन में बुलाया था, गोद लिया और उसके एजुकेशन का पूरा इंतजाम किया था। तो इनका मैडम का ये फेस भी है, इसलिए हमारे एक्सपेक्टेशन तो निश्चित तौर पर मैडम द्रौपदी मुर्मू से बनेंगे ही कि ट्राइबल इंडिया की तस्वीर तो वो बदल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो अमेंडमेंट आ रहा है, तो वो अमेंडमेंट फॉरेस्ट एरिया में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये चल रहा है। और थोड़े मोड़े जैसे छत्तीसगढ़ में अभी 121 निर्दोष आदिवासियों को जेल से निकाला गया, 500 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर कोई पेड़ काटेगा। जो 2006 के द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, उसके साथ तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि अभी ये राष्ट्रपति एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है, तो ये अटेंशन तो कराना होगा। और देखिए ये हमारा देश ही ऐसा है, जनतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन कोई भी बातें और कोई भी डिमांड्स तभी पूरी होती है ना जब एक बड़ा जन आंदोलन होता है, एक बड़ी लड़ाई होता है। यहाँ हम लोग विस्थापन के खिलाफ बड़ी लड़ाई कर रहे हैं और बहुत मुकदमे, हमारे ऊपर ही 2 मुकदमे लगे हैं, लेकिन जमीन वापसी का सवाल और आदिवासियों की जमीन बिना विस्थापन के विकास का सवाल, ये सब बहुत मेनस्ट्रीमिंग एजेंडा नहीं हो पाया है। मैं मानती हूँ कि अगर ये प्रेसिडेंट ट्राइबल हुई हैं तो ये सारे मुद्दे सरफेस में आने चाहिए और मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक का, प्रिंट का और बहुत सारे जो सोशल मीडिया, बहुत सारे मीडियाज अभी चल रहे हैं, उनका ये रोल बनता है कि जो ट्राइबल इंडिया की तस्वीर है वो कम से कम मैडम द्रौपदी मुर्मू को दिखाना चाहिए। और मैं नहीं मानती कि मैडम द्रौपदी ने पूरे ट्राइबल इंडिया का दौरा किया होगा, ऐसा भी नहीं। इनकी जो सीमित भूमिका है रायरंगपुर की, वो जिला पर वो पार्षद बनी, फिर एमएलए बनी, फिर वो मंत्री बनी, राज्यपाल बनी, फिर प्रेसिडेंट में गई। तो देखिए भारत की तस्वीर, आदिवासी भारत की तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको दौरा करना पड़ेगा। मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा बाबा अम्बेडकर के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने 1,14,000 मील की यात्रा की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी बात रखी। उनकी कई बातें बाबा अम्बेडकर ने नहीं मानी और इसकी वजह से आज भी आदिवासी भुगत रहा है। उसको ये सारी चीजें ठीक किया जा सकता है। मरांग गोमके ने बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी बातें कही हुई है, बस उनको इम्प्लीमेंट कर दे हमारी प्रेसिडेंट, तो हम समझते हैं कि कम से कम 50% ट्राइबल इंडिया के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं।
आखिरी सवाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, क्या इतना महत्वाकांक्षी, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूँ, कि हुआ जा सकता है कि इतने सारे मुद्दे सामने आएंगे? ख्वाहिश तो हमारी यही होगी, लेकिन मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि क्या पिछले राष्ट्रपतियों ने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया जो हम नए राष्ट्रपति से बहुत उम्मीद लगा लें? दूसरी बड़ी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि विपक्ष के लिए और विपक्ष की राजनीति के लिए क्या संदेश है आज के दिन? देखिए अरफा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रपति पद उनका कनेक्शन शायद हमसे टूट गया है। अजय, अगर आप ही इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। जी, बस ये विपक्ष वही, जैसा मैंने पहले अपनी टिप्पणी में यही कहा था कि बीजेपी जिस तरीके से डॉगड पॉलिटिकल वर्क कर रही है, वहीं पर अगर विपक्ष का रवैया देखें तो वो अपने आप को डिफेंड करती जा रही है। और इसीलिए मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ये जो अभी का जो इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उसमें बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बना के वो एक स्टेप आगे चली गई है और उन्होंने एक पॉजिटिव ऑप्टिक्स दिया है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। लेकिन सवाल मेरा लोगों से है, और जो प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट्स हैं, वासवी जी जैसे, रजनी, जो आदिवासियों का सवाल भाजपा हो या नहीं हो, कांग्रेस हो या नहीं हो, उठाती रहेंगी। उनके लिए अब यह है कि वो उनको अपनी आवाज और बुलंद करनी चाहिए। आदिवासियों को खुद से अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आप किसी व्यक्ति को ऊंचे पद देकर क्या वहीं पर आदिवासी या दलित का सवाल खत्म हो जाता है, या फिर उनके जस्टिस और डिग्निटी के पर जो उनका दमन लगातार चलता आ रहा है, आप उनको पॉइंट आउट करके, और बीजेपी से ये सवाल, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कल कांग्रेस की सरकार हो, इनसे ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। और विपक्ष का रोल अब मुझे लगता है लोगों को, जो आदिवासी हैं, दलित समुदाय के लोगों के अंदर से आवाज निकलनी होगी, और ये विपक्ष पे डिपेंड करता है कि ये उनकी आवाज सुन रही है या नहीं सुन रही है। जी लक्ष्मण जी, लास्ट कमेंट। जी, माफी कि नेटवर्क चला गया। मैं यही कह रहा था, बिल्कुल ठीक बात है कि ये सवाल तो बेजा है कि जो काम बाकी राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो द्रौपदी जी कैसे कर लेंगी। लेकिन पलट के इस बात को समझिए, प्रतिभा पाटिल जी के राष्ट्रपति बना करके कितना वोट बैंक लिया गया होगा, कौन कौन सी पॉलिसीज पास की गई होंगी जो महिला विरोधी हैं, क्योंकि वो उस आइडेंटिटी से नहीं आई थी। इसलिए जो काम रामनाथ कोविंद जी के रहने पर हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे ऐतिहासिक काम रामनाथ कोविंद जी के रहने पर हुआ कि राम मंदिर का फैसला आया, मंदिर बन गया। तो ये दलित राष्ट्रपति के साथ रहने पे हुआ, भले ही मंदिर पूजन में उनको नहीं बुलाया गया, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। ये जिस पहचान को आगे करके राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिक लाभ और बहुत सामुदायिक एजेंडे के खिलाफ जाकर इसका लाभ लेगी बीजेपी। इसलिए इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। इसलिए हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि जिस पहचान को आगे करके आपको राष्ट्रपति बना करके बीजेपी ये संदेश दे रही है कि पहली बार हमने ये किया, कहीं उस पहचान के सामूहिक हितों के खिलाफ आपके रहते काम तो नहीं होगा, जो आपके समुदाय के लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो लगेगा कि हमें राष्ट्रपति मिल गई। सब एक बात ये। दूसरी बात जो विपक्ष को लेकर के है, बिल्कुल सही बात है कि आपने इतना मौका क्यों छोड़ा। अभी हमारी वसावी जी कह रही थी, बिल्कुल ठीक बात कह रही थी, मैं सहमत होते हुए कह रहा हूं कि 75 साल की बात छोड़ें आप, इस बार के चुनाव में भी क्या आपको नहीं पता था कि बीजेपी आदिवासी कार्ड खेलने वाली है? क्या आपको नहीं पता था कि बीजेपी अगर आदिवासी ले आएगी तो आप भी सिंबॉलिक रूप से आदिवासी कैंडिडेट देते, जो कि आज तक आपने क्यों नहीं दिया था? आपका राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जहां जहां अधूरी थी, बीजेपी उसका राजनीतिक लाभ ले रही है, तो बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, वो लाभ लेगी। तो आपको भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए, क्या लेफ्ट, क्या सेंटर, क्या सोशलिस्ट पार्टियां, सारे लोग किसका समर्थन कर रहे हैं इसी चुनाव में। आज भी अपनी राजनीति को आप बदलना नहीं चाहते, आज भी सामाजिक न्याय, समाजवाद, सेकुलरिज्म की बात करते हुए आप खुल करके उस एजेंडे पर नहीं आना चाह रहे, बीजेपी आ रही है। आप सही करते, बीजेपी गलत कर रही है, वो हार जाती। इसलिए राजनीतिक दलों की जो स्थिति है वो और चिंताजनक है। आखिरी टिप्पणी आरफा जी ये है कि मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो अभी तो उस सवाल पर मैं जा ही नहीं रहा हूं कि 7.5% आदिवासी आबादी थी तो 7.5% रिजर्वेशन मिला है। 2011 की जनगणना करिए, उनकी आबादी 8.6% हो गई है, तो रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ाया जाए? ये तो एजेंडा अभी आदिवासी मांग भी नहीं रहे, ये तो बड़ी बात है। जो आदिवासी मांग रहे हैं
वो बहुत खतरनाक है। और बिल्कुल ठीक हमारी पूर्व की वक्ता ने कहा, हिमांशु कुमार जेल में जाने वाले हैं। सोनी सूरी को क्या नहीं बनाया जा सकता था राष्ट्रपति? सोनी सूरी ने क्या क्या नहीं झेला है। और आदिवासी महिलाएं, और जैसे लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ ना, शंकर बिगहा हुआ ना, उसमें सारे आरोपी बरी हो गए। वैसे ही नक्सलियों के नाम पर जितने आदिवासियों को मारा जा रहा है, सीआरपीएफ के जवानों पर जो आरोप लग रहा है, वो सारे लोग बरी हो रहे हैं। बीजेपी के रहते हुए जो अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जुल्म कर रहे थे, कांग्रेस वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें भी सम्मानित कर रहे हैं। तो जो जमीन पर लड़ रहा है वैसा आदिवासी बीजेपी को नहीं चाहिए। जो जमीन पर लड़ रहा है वैसा ओबीसी नहीं चाहिए, वैसा दलित नहीं चाहिए। ये तो क्लियर है, वो संघ के एजेंडे पर काम करते हैं। लेकिन ये विपक्षी नेता कभी नहीं समझ रहे। आज भी सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, सॉफ्ट जो कम्युनलिज्म है, हार्ड कम्युनलिज्म, अगर आप इस पे करेंगे तो मेरी उम्मीद आखिरी में जनता के पास होगी। जन आंदोलनों से उम्मीद करूंगा मैं। भले ही वो जेल में जाएं, भले ही वो प्रतीकात्मक रूप से चेहरे को रख करके आगे वोट मांगे, लेकिन मेरी उम्मीद उस जन आंदोलन से होगी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा, महिला के एजेंडे पर लड़ रहा है। उससे उम्मीद होगी कि वही से रोक पाएगा। शुक्रिया। और ज्यादा इस सबके केंद्र में होगा लक्ष्मण जी जो सूचना है कि क्या वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उन तक सूचना ये पहुंच रही है कि उनके सामूहिक हित मारे जा रहे हैं। एक व्यक्ति की जो निजी उपलब्धि है उसके लिए मुखौटा बनाकर, जाहिर आप जानते हैं मुख्यधारा की मीडिया कभी भी ये बात नहीं पहुंचने देगी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे साथ रजनी मुर्मू जी हैं, वसावी जी हैं और इसके अलावा दर्जनों इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, पत्रकार हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं कि उनकी जिम्मेदारी आज के बाद और ज्यादा बढ़ गई है कि उन समाजों को ज्यादा सूचित और जीवित रखने का काम जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।